कल जो जो पढ़ा था रिवाइज करके आए हैं। हरिओम सभी को, स्वागत है एनवायरनमेंट की एक और क्लास में आप सभी का। कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, नमस्ते कुमारी जी। कौन आ रहे हैं? नेहा, नेहा, नीता जी रिवाइज करवाएंगे आप या पहले का हैंड रेज है ये? रिवीजन कौन करवा रहे हैं? जल्दी से आगे आइए। कोई नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। क्लास में सब लोग कल का यही होमवर्क है, अभी से नोट कर लीजिए कि अभी तक जो पढ़ाया है सारे फैक्ट सभी को याद होने चाहिए। उसमें जितने भी फैक्ट हैं सबको याद होना चाहिए। हम किसी से भी नाम लेकर बोल देंगे, उसको आकर अपना पूरा रिवाइज करवाना पड़ेगा। ठीक है, कल एक ओरल टेस्ट जैसा ही रहेगा, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर कर लें सबसे पहले। वीडियो क्लियर है? आवाज ठीक है? स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो रही है। हाँ जी, एक सेकेंड। दिखाई दे रहा है स्लाइड? जी मैम। चलिए ये आज हमारा है, हम क्या मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं? धारणीय विकास हमने कल पढ़े थे, उससे आगे बढ़ेंगे। और दूसरा हमारा रहेगा एक और टॉपिक जो है अगला वो शुरू कर देंगे, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। तो कल हमने कहाँ खत्म करा था? ये हमने उद्देश्य देखे थे धारणीय विकास के। चलिए एक बार पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें। मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़े थे। उसके कितने लक्ष्य हैं? 8 लक्ष्य डिसाइड किए गए थे। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, लैंगिक समानता का प्रोत्साहन एवं महिला सशक्तिकरण, HIV, एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, बाल मृत्यु दर में कमी। ये हमारे 8 गोल्स थे और जिनको अचीव करने के लिए एक अवधि रखी गई थी 2015 तक। और कहाँ लिया गया था? पिछले स्तर से 1990 से उनको के स्तर से उनको लिया गया था, उनकी गणना की गई थी। नेक्स्ट हमने धारणीय विकास के बारे में थोड़ा सा जाना था। क्या होते हैं धारणीय विकास? कि हम आज तो यूज कर लें खुद के लिए, साथ में ऐसे उसको इस्तेमाल करें किसी भी संसाधन को कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे वह संसाधन। फिर धारणीय विकास के कुछ उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे? गरीबी निवारण एवं आजीविका, सतत आजीविका, मतलब कुछ ना कुछ कंटिन्यू हमारा काम चलता रहे। कोरोना में क्या हुआ? जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स थे उन सबको क्या हुआ, उन्होंने क्योंकि उनको लगा कि अब नुकसान हो रहा है तो जिसको मर्जी हुई उसको निकाल दिया, कम कर दिया, वर्कर्स की संख्या घटा दी उन्होंने। तो क्या हुआ, वो जो उन्हीं पर डिपेंड थे, और वो तो छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात मत कीजिए, जो होम मेड होती हैं, मेड आती है घर में, बाइयां आती है काम करने वाली, उनका सोच लीजिए कि उनको मना कर दिया आपको नहीं आना है अब काम करने क्योंकि कोरोना है। तो अब उनका कैसे काम चलेगा? वो तो पूरा उनका तो डिपेंड था उसी पर। तो क्या हुआ, आजीविका पर ब्रेक लग गया। तो ये वाली कंडीशन ना रहे, उससे बचने के लिए यहाँ पर इसको भी रखा गया कि गरीबी निवारण एवं सतत आजीविका एक उद्देश्य के अंतर्गत उसको शामिल किया गया। पर्यावरण अनुकूलन मानवीय गतिविधियां, मतलब व्यक्ति जो भी करे उससे कुछ प्रॉब्लम ना हो पर्यावरण के। बैटरी वाले वाहन हम चलाएं, ना कि जो हम पेट्रोल और फ्यूल दूसरे यूज करते हैं जो कि प्रदूषण फैलाते हैं, उनकी अपेक्षा
तो क्या होगा, अनुकूलित होंगे, मतलब उसके अनुसार होंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऊर्जा दक्षता, हमको जो ऊर्जा की इफिशियंसी है उसको बढ़ाना है, मतलब पावर बढ़ाने की बात है, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। फिर प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण, हर चीज को हमको देखना है, उसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सिर्फ हम अपना लाभ, वही है कि भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत मेरे से करना, शुरुआत आपसे करेंगे तो दूसरों का बुरा भी हो सकता है कुछ उसमें। ऐसी वाली धारणा को छोड़कर हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। उत्पादन अवसरों का विकास, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे हो सकता है उसके बारे में उसको रखा गया। नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता, रिन्यूएबल, जो बार बार हम जिनको बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को क्या हो गया, प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता है, उसको एक रूप में, अभी बॉल है प्लास्टिक की, उसको बना पिघला के प्लास्टिक को हमने उसकी गुड़िया बना ली, कुछ और बना लिया, बदल दिया उसका रूप, बार बार चेंज कर दिया, वो खत्म कभी नहीं हो रहा। तो ऐसे वाले संसाधनों पर अपनी निर्भरता की जो फिर से मिल सकते हैं हमको, उनका ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएंगे। जैसे हमने पानी मैम भरा ले है सकते किसी हैं? घड़े में, जी कांच ले सकते, शीशा मैम, हाँ, नवीकरणीय। जैसे कि घड़े में पानी भरा, अब उसमें क्या है, एक फिक्स है रेशियो, इसमें इतना भरा है पानी, हम पीते जा रहे हैं पीते जा रहे हैं, क्या होगा, फाइनली खाली हो गया, खत्म। अब अगर पानी और उपलब्ध है तो रिन्यूएबल, हमने उसको रिफिल कर लिया, फिर से भर लिया। और नहीं तो ऐसी चीजें होती हैं कि जो और उपलब्ध है ही नहीं, तो हम उसको कहाँ से भरेंगे, कहाँ से यूज करेंगे। तो ये अंतर है दोनों में। फिर नेक्स्ट हम आ जाएंगे, आज हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू होगा, एक सेकेंड। कुछ हमारे बिल्डिंग में धार्मिक आयोजन है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है, शायद बैकग्राउंड से आवाज आए, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आवाज ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारणीय विकास हेतु मुख्य समझौते एवं अभिसमय, यहाँ से हमको आगे बढ़ना था, या ये भी हमने शायद थोड़ा सा पढ़ लिया था। हाँ, जी मैम। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पहला हम पढ़ चुके थे, 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरिया में हुआ था, जो कि कहाँ है, ब्राजील में है। हाँ, ब्राजील में है। और इसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजना। मुख्य बिंदु, 21वीं शताब्दी में धारणीय विकास की प्राप्ति हेतु एजेंडा 21 के नाम से कार्य योजना बनाई गई, प्लान बनाया गया। फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन की, उस पे जो हमने एजेंडा तैयार किया है, उस पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन कैसा है, उसको देखने के लिए फिर उसके बाद 5 साल बाद फिर से एक बैठक होगी, फिर से समीक्षा की जाएगी, ऐसा डिसाइड हुआ था। तो यही क्वेश्चन हो सकता है कि कितने वर्षों बाद समीक्षा की बात की गई थी, 5 वर्षों बाद, हर 5-5 साल में इसमें हुआ। तो ये जो अगली बार हुआ, इसको नाम दिया गया रियो +5, यानी अगले 5 साल बाद। तो ये कब हुआ, 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र के दौरान अनेक देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा सिविल सोसाइटी द्वारा इनकी प्रगति की समीक्षा की गई थी। पर्यावरण एवं, मतलब क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, ये इसमें ये लोग शामिल थे कि बहुत सारे देश थे जागरूक, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, कौन से संगठन होते हैं, जैसे यूएन खुद एक संगठन है, और जैसे वाइल्ड लाइफ के लिए कोई संगठन है, ऐसे करके जो पर्यावरण से रिलेटेड संगठन है वो सब आकर उन्होंने और सिविल सोसाइटी ने इनकी समीक्षा की, और पर्यावरण एवं विकास संबंधी इस सम्मेलन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य योजनाओं पर सहमति बनी। अब इसमें जो पहले थी उसके आगे की बात हुई कि और इसमें अब क्या और करना चाहिए, ये इन्होंने ये चीजें बोली
कि पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणा पत्र बनाया एक, तो ये मुख्य बात थी इसकी। फिर एजेंडा 21 धारणीय विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना तैयार करी, वो उस पे कुछ काम बहुत ज्यादा होता नहीं नजर आया तो उसको कंटिन्यू रखा। वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत। अब ये वक्तव्य क्या होता है इसका वो कर लेना आप, गूगल ट्रांसलेट कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। वक्तव्य का मतलब होता है बात, एक घोषणा हम करना ऐसा मैम। कन्वर्सेशन जो करते हैं ना, वही आएगा कि चर्चा करना उस पे कि क्या किया जाना चाहिए इसके लिए। फिर रियो +10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है, किसी को पता है? कोई आइडिया है किसी को? साउथ अफ्रीका में है। वेरी गुड, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग। पहला जो रियो था वो कहाँ था? ये रियो प्लस लिखा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये रियो इसलिए क्योंकि पहला जो हुआ था 1992 में, वो कहाँ पर हुआ था? रियो डी जनेरिया में, ब्राजील के शहर में। अब उसके बाद में अगर कहीं और भी हो रहे हैं तो रियो प्लस लिख रहे हैं, रियो के जितने वर्षों बाद हो रहा है तो उसको रियो लगा के बोल रहे हैं कि रियो +5 रियो +10। अब इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 भी कहा जाता है। एक तो इसका पहला नाम क्या, पहला वाला क्या था? पृथ्वी सम्मेलन 1। अर्थ क्या बोलते हैं सम्मेलन को? अर्थ समिट। हाँ, अर्थ समिट 1 और 2। फिर उसके बाद में ये आ गया तीसरा 2002 में, वो समीक्षा बैठक थी। जो +5 था वो समीक्षा बैठक थी, और ये पृथ्वी 2 सम्मेलन है। कहाँ पर हुआ है? ये जोहान्सबर्ग में हुआ है, 2002 में हुआ है। और धारणीय विकास पर विश्व सम्मेलन के रूप में ये जाना जाता है। फिर इसमें एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया। देख रहे हैं हम पहली बार से ही बात हो रही है एजेंडा 21, लेकिन उनको लगा कि पहले बार में भी कुछ नहीं हुआ, दूसरे बार में भी कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा सा उसको और ज्यादा फोकस के साथ में कि नहीं, इनको हमको करना ही है, पूरी तरह से इसको हमको हासिल करना है, इसलिए फिर से उसकी बात की गई। सहस्त्राब्दीय विकास, वही मिलेनियम डेवलपमेंट के टारगेट रखे गए, उनको रखे नहीं गए, रखे तो वो गए थे, लेकिन अब इनको लागू करने की बात की गई है कि इनको हर हाल में हमको लागू करना है। नियम तो बन जाते हैं बहुत सारे, लेकिन उनकी सार्थकता कब है? जब उनको अप्लाई कर दिया जाए, हाउ और एनी, तो उसकी बात यहाँ पर की गई। नेक्स्ट रियो +20। अब रियो +20 भी है 2012 में। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, ये धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। इसमें विभिन्न देश के नेताओं के साथ निजी क्षेत्र के संगठनों ने भी भाग लिया था। मतलब अब अभी तक सिर्फ क्या चल रहा था, जो एजेंसीज थी बड़ी बड़ी वही आ रही थी, अब प्राइवेट सेक्टर ने भी इसमें अपना सहयोग देना, उनने भी जुड़ना आरंभ कर दिया। फिर इसके दस्तावेज का प्रकाशन, ये इम्पोर्टेंट है, इसके दस्तावेज का प्रकाशन क्या कहलाता है? द फ्यूचर वी वांट के नाम से, हम कैसा भविष्य चाहते हैं के नाम से प्रकाशित हुआ। मुख्य फोकस वाले तथ्य क्या है इसके? गरीबी में कमी लाना। हर जगह मिलेगा, हर कोई इसको शामिल करेगा, लेकिन गरीबी में कमी कब आएगी? गॉड नोस। स्वच्छ ऊर्जा, दो चीजें तो हैं मुख्य, और तीसरा क्या है? धारणीय विकास, जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी शामिल होता है, ताकि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतें पूरी होती रहें। ये हमने जो धारणीय विकास में पढ़ा कि क्या होता है धारणीय विकास, उसी को यहाँ पे इन्होंने ऐड कर लिया है रियो 20 में। ये आपको याद रखना पड़ेगी कि जैसे ये तो कॉमन हो गया एजेंडा, इसमें एजेंडा 21 नहीं है, वो जो स्टार्टिंग के थे उनमें एजेंडा 21 है। और आगे इसमें गरीबी की बात है, उनमें गरीबी की बात है या नहीं है, ये आपको अलग अलग रखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें कॉमन है और कौन सी चीजें सब में अलग अलग हैं। ऐसे करके आपको याद रखने पड़ेंगे फैक्ट। जैसे कि हमने क्वेश्चन देख के ये कंक्लूजन निकाला था कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं एनवायरनमेंट से,
इसलिए हमको हर फैक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और मैं तो कहूंगी कि अगर याद करना पड़ता है रट्टा मार के तो वो भी, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है तो निकलता है, अब उसको आप चाहे रट के याद कर लें या देख के याद कर लें, वो बदलेगा नहीं। नेक्स्ट, अब ये हमारा जो मेन है कि जो हमने धारणीय विकास हम पढ़ रहे थे, वो धारणीय विकास के जो लक्ष्य रखे गए थे, एक तो कितने हैं, वो 17 है। मिलेनियम डेवलपमेंट के 8 हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से अलग अलग याद रखिए। और धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने हैं, 17 है, ये याद रखना है अलग अलग। क्या क्या है ये, इससे पहले हम ये देख लें कि यह लक्ष्य 2015 के पश्चात विकास एजेंडा अंकित करने के लिए न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के तौर पर 10वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के समय आयोजित किए गए। ये पूरी कहानी आपको याद रखनी है, कब आयोजित हुए, कहाँ आयोजित हुए, और कौन सा संयुक्त राष्ट्र का हर साल शिखर सम्मेलन आयोजित होता है, तो वो कहाँ होता है, ईयर के हिसाब से वो डिसाइड होती है जगह। तो आपको जब न्यूयॉर्क में हुआ था, 2015 में हुआ था, सितंबर 2015 में हुआ था, वहां पर इनकी बात की गई थी। ठीक है, इस धारणीय विकास शिखर सम्मेलन में 150 प्लस देशों में की जगह ने हो गई है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है ये, ने प्रतिभागिता की। कितने थे, 150 से ज्यादा देश थे। और अब ये जो 17 है उनकी बात करेंगे हम, क्या क्या है इसमें। सबसे पहला है नो पुअर्टी, वही है, गरीबी मिटाना है, बिना गरीबी वाली दुनिया हमको चाहिए है, ये सीक्वेंस चेंज हो गया है। दूसरे नंबर पे है जीरो हंगर, भूखमरी से रहित हमको अपने आसपास के लोग चाहिए, भूखमरी से ना मरे, कम से कम कोई भूख से ना मरे। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और अपनी अच्छा स्वभाव, मतलब सभी कुछ अच्छी चीजें हो ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सकें। फिर क्वालिटी एजुकेशन, उच्च गुणवत्ता वाली हमको हायर मतलब बहुत उच्च लेवल की शिक्षा चाहिए। क्वालिटी मतलब उसकी कहते हैं ना, सोना 24 कैरेट का ले लो या 23 कैरेट का ले लो, तो थोड़ा सा अंतर होता है उसमें कि भाई गुणवत्ता थोड़ा, मैम, हाँ गुणवत्ता। हाँ गुणवत्ता ही होगा कि थोड़ा सा इसमें कम है उसमें ज्यादा है, तो अच्छी क्वालिटी की चाहिए, शिक्षा का स्तर हमको अच्छा करना है। फिर जेंडर इक्वेलिटी, ये हमने कल भी समझा था कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बराबर कर लिया है, उसको दोनों चीजें ये जुड़ी हुई हैं कि अच्छी क्वालिटी भी सबको मिले। जेंडर इक्वलिटी वैसा नहीं है कि जैसे हरियाणा में बहुत ज्यादा कंडीशन ये थी एक समय पे, आज भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है कि लड़कियों की संख्या कम है लड़कों की अपेक्षा। और क्लीन वाटर चाहिए, स्वच्छ पानी मिले सभी को। फिर अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी मतलब जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उससे एक बहुत सारा कचरा निकलता है, गार्बेज निकलता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो उससे मुक्ति चाहिए हमको, और उसकी एनर्जी की हमको पहुंच भी चाहिए, हमारे अफोर्ड कर सके हम उसको, हमारे कहना चाहिए हद में हो। फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छी हमारी उन्नति हो, आर्थिक उन्नति की बात यहाँ पर हो रही है। और इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात यहाँ पर की गई है। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज से क्या मतलब है, कल भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि कोई गरीब है तो बहुत गरीब है, कोई अमीर है तो बहुत अमीर है। इस चीज को थोड़ा सा बैलेंस में लाना कि भाई कम से कम इतना तो हो कि भाई व्यक्ति 2 टाइम का खाना, अच्छा भोजन कर सके, अच्छे कपड़े पहन सके,
इस टाइप की इक्वलिटी की बात। अधिकारों में समानता, ऐसा नहीं कि महिला को तो कई जगह ऐसा हो रहा है कि 8,000 मिल रहे हैं योगा ट्रेनिंग के जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनमें, और जो पुरुष है उसको नहीं, पुरुष को 8,000 दे रहे हैं और महिला को 5,000 दे रहे हैं। तो ये क्यों भेदभाव है? ये गलत है ना। तो जहां जहां भी अंतर है उसकी बात यहाँ पर है कि हर तरह की इक्वलिटी हो, रिड्यूस इनइक्वलिटी, असमानता को कम किया जाए। अभी खत्म करने की बात नहीं की है इनने, क्योंकि पता है दुनिया बहुत बड़ी है, किसी भी चीज को धीरे धीरे कम करके और खत्म कर सकते हैं, एक साथ नहीं होता है। फिर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल मतलब वही सतत, सतत की बात जहां पर आ जाए, सस्टेनेबल शब्द का अर्थ होता है। फिर है रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस। अब यहाँ पे जिम्मेदार उत्पादन हो, जिम्मेदारी पूर्ण, कि जैसी आवश्यकता हो वैसा हो। अब जिम्मेदारी पूर्ण का मतलब ये है कि आप कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैगी अभी बहुत लाइट में आया था कुछ समय पहले, कुछ वर्ष, 1-2 साल पहले शायद, कि उसने जो कुछ हम खाने वाली चीजें होती हैं उसका परसेंटेज कितना रहना चाहिए एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो गई उसमें, तो हम क्या करते हैं, बहुत हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं? आजकल हर पैकेट पे अंग्रेजी में सब कुछ लिखा होता है, सारा देते हैं वो, जितना जो जिसको बोलते हैं ना एक चार्ट होता है, कौन सा चार्ट होता है, जो नागरिक सेवाओं का चार्ट होता है, या ऐसे चार्ट होते हैं जिसमें आपको सारी जानकारी देना जरूरी है कि आप क्या यूज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो आप हर पैकेट पे देखेंगे अंग्रेजी में लिखा रहता है, वो सारा अपना इंग्रेडिएंट्स भी देते हैं, कंपनी क्या है, किस पदार्थ की मात्रा कितनी है, सब कुछ देते हैं। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर आबादी इतनी बड़ी है एक ऐसी जो अंग्रेजी नहीं जानती है। मान लीजिए हिंदी में भी दिया है, किसी कंपनी को लगा नहीं हम तो हिंदी में भी देंगे, तो अभी आप जब आप खुद से सोचिए, आप मार्केट जाते हैं, आप सामान खरीदते हैं, कई तो किराना स्टोर पे जाते हैं, वहाँ थैला दे देते हैं, पर्चा पकड़ा देते हैं कि भाई ये सामान हमको चाहिए, आप पैक कर देना, हम ले जाएंगे आकर। और कई जो मॉल से जाकर खरीदते हैं सामान, वो क्या करते हैं कि एक एक चीज को उठा के, ये 4 वैरायटी है, हमाम का साबुन है, लाइफ बॉय का साबुन है, डेटॉल का साबुन है, तरह तरह के उसमें वैरायटी, उसको जो पसंद है उसमें से उसने उठा के अपनी डलिया में डाल दिया। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं कि इसमें ये पदार्थ इस मात्रा में मिला हुआ है? पढ़ता है कोई? ऐसा है? देखता है एक एक चीज को बारीकी से? नहीं देखते, बहुत कम, कुछ बहुत ही ज्यादा जागरूक लोग होंगे तो वो देखते होंगे। तो लेकिन क्लियर नहीं लिखा होता मैम वहाँ पे भी। हाँ, क्लियर नहीं लिखा क्लियर रहता है लिख वो। नहीं सकते। अगर क्लियर लिखेंगे तो उनकी एक तरह से देखा जाए रेसिपी चोरी हो गई, इनडायरेक्टली मैं समझाना चाहूँ तो। क्लियर और मिक्स नहीं लिखेंगे कर कि सकते कुछ ना, उसमें बेसन नहीं कर नहीं, सकते, कुछ मिक्स नहीं कर सकते। हालांकि रेसिपी मैम चोरी हाँ। होने का कुछ नहीं रहता, सबके पास कॉपीराइट रहता है हर चीज का, कोई कुछ चुरा नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो लिख भी देंगे तो अब भी हम नहीं पढ़ेंगे, कि अगर हम एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे तो हम कितनी देर में सामान खरीदेंगे? हम 1 घंटे की जगह हमको 4 घंटे लग जाएंगे। तो सबको पता है कि किसी के पास समय नहीं है, तो ये जिम्मेदारी इनकी होती है, बनाने वाले की। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, कहाँ गया वो वाला पॉइंट, ये रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, ये आप ही की जिम्मेदारी है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आप जितनी जिस चीज की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है आप उतनी ही रखें, जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए आप वैसा ही प्रोडक्शन करें, और जितनी जरूरत है, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करें। ऐसा नहीं है कि 100 लोग है कंज्यूम करने वाले और आपने 150 लोगों का बना दिया, 200 लोगों का बना दिया, प्रोडक्शन कर दिया, उतना क्या होगा? वेस्ट जाएगा ना। वेस्ट जाएगा, आप क्या करेंगे फिर? उसको रेपर चेंज करेंगे, उसी मटेरियल को आपने नए रेपर में फिर निकाल दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या होगा? लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़, क्योंकि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है ना। तो ये इसलिए यहाँ पे इसकी बात की गई है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करें। फिर उसके बाद अगला है क्लाइमेट एक्शन। हम दिन रात जो भी करते चले जा रहे हैं उसका असर क्या पड़ रहा है?
जलवायु और मौसम में अंतर पता होगा आप लोगों को, एनवायरनमेंट सब पढ़ते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस इस पे आगे आएगा टॉपिक, उसमें कर लेंगे। लेकिन यहाँ बस इतना समझ लीजिए, क्लाइमेट के बारे में जो बात हो रही है मतलब हमको उसके पॉजिटिवली उसको लेके चलना है, उसकी बात, उसको एक गोल में यहाँ पे रखा गया है। फिर लाइफ बिलो वाटर, जो समुद्री जीव हैं या नदियों की, यानी जो पानी के अंदर की जो स्पीसीज हैं, जातियां प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, उनके बारे में बात करनी है हमको, वो एक गोल रखा गया है। एक समय क्या था कि अपने यहाँ का कोई या दूसरी कंट्रीज के भी क्या होता है, समुद्र के ऊपर उनके ऑयल के जहाज, मतलब जो पानी के जहाज जो होते हैं या ऑयल के जहाज जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, वो अगर लीक कर गया वहां से, टैंक पानी ऑयल पूरा फैल गया तो एक परत जम जाती। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर पानी के ऊपर ऑयल डाल दिया जाए तो एक लेयर बन जाती है, ऑक्सीजन या कोई भी गैस आना जाना उसका नहीं होगा, और प्राणी जो है उस मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है वहां पर, उन सब के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए कि हम उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें पहले, फिर हम अपने काम करें। फिर लाइफ ऑन लैंड, जो जीव, अभी ये सब जीव जंतु के बारे में ही बात चल रही है कि जो अर्थ पर है, लैंड पर है, सरफेस पर जो जीव है, उनका भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्लेस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, प्लेस, ये सी है, प्लेस जस्टिस। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बात की गई कि अगर कोई अन्याय हो रहा है किसी भी तरह का, किसी भी प्राणी के प्रति, अब हम मूक प्राणियों को कहाँ देखते हैं कि भाई डॉग को किसी ने मार दिया, इंजर्ड कर दिया, उसके बारे में कौन बात करता है। वहीं किसी व्यक्ति को चोट लग जाएगी तो दोनों लड़ पड़ेंगे, कोर्ट पहुंच जाएंगे, थाने, ये सब हो जाएगा। लेकिन ये जो वाइल्ड लाइफ है इसके बारे में कौन फिक्र करता है, इसके बारे में कुछ प्रावधान अब कैसे होंगे। वो जो सेंचुरीज बनी है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य बने हैं और नेशनल पार्क्स जो बने हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनको कोई व्यक्ति तोड़ रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जजमेंट देने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, उनकी यहाँ पे बात होती है। वो एक टारगेट रखा गया है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन या तो नहीं है तो बनाए जाए, और है तो उनका सही तरीके से एग्जीक्यूशन हो, कमी है तो और ज्यादा बनाया जाए। फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। आप गोल्स के लिए पार्टनरशिप चाहिए। एक व्यक्ति, क्योंकि पूरी दुनिया में सब लोग फैले हुए हैं, बिना पार्टनरशिप के कई काम नहीं होते हैं, तो साझेदारी से करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो पूरी पृथ्वी है, समुद्र है, वो ऐसा तो नहीं है किसी एक ही व्यक्ति का है। अधिकार कर लिए हैं लोगों ने, जिसके पास जितनी पावर है उसने उतने ज्यादा एरिया पे, पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी आगे आएंगे हम, वहां से पढ़ना शुरू करेंगे, समझना चीजों को कि मनुष्य क्या है और कैसा क्या काम करता जा रहा है। लेकिन अभी बस यहाँ समझिए कि कई काम ऐसे होते हैं कि उनके लिए सहयोग और समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। सहयोग सिर्फ इतना हो गया कि कोई लालच नहीं है हमको, आपने कहा चलो ठीक है नवरात्रि में माता जी की मूर्ति बिठाना है, आ जाओ, बिठा लेते हैं, सब इकट्ठे हो गए, किसी का कोई लालच नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलना है, सबने इकट्ठे होकर काम किया, सजावट की, बिठा दिया माता जी को, माता जी के 9 दिन हो गए, सब अपने अपने घर अपने अपने काम से चले गए, या किसी को कुछ नहीं मिला। सहयोग हो गया ये। समन्वय क्या हो गया, किसी चीज के लिए जरूरत पड़ रही है तो उस मतलब एक डायरेक्शन में पूरी एनर्जी को लगाना समन्वय होता है। ऐसा नहीं अब सजावट तो कर रहे हैं, लेकिन कोई कह रहा है नहीं थर्माकोल से करेंगे, कोई कह रहा है कि हम स्टील का ज्यादा यूज करेंगे, कुछ अलग अलग, सबके मत अलग अलग आ रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं। तो नौ दुर्गे जी पूरी निकल गई, माता जी की झांकी क्या, माता जी का पूरा पंडाल पहले बन ही नहीं पाया, कुछ नहीं हो पाएगा। समन्वय मतलब पूरी एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना। आई होप इतनी चीजें समझ में आई होंगी। आगे हम पढ़ते हैं इनको, एक बार हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं थोड़ा सा साहित्यिक भाषा में समझ लें, एग्जाम में जो फैक्ट के रूप में कैसे आ सकते हैं।
उनको देख लेते हैं। पहला है गरीबी के रूप, सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति हो, विश्व से समाप्ति हो। चाहे वो कोई कम गरीब हो, कोई एक टाइम खाना खाता है, कोई दोनों टाइम खाता है, कोई बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो हर तरह की गरीबी, कोई दोनों टाइम तो खा रहा है लेकिन पूरा पोषण नहीं मिल रहा है उसको। पूरा पोषण के लिए क्या है, आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, 6 तत्व होते हैं हमारे सब क्या क्या चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, और क्या होता है एक चीज हमारे मिनरल्स, और एक वाटर। ये इतनी चीजें हर व्यक्ति को एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स मात्रा में डेली चाहिए होती है। हर व्यक्ति का वो कितनी मेहनत करता है पर डे, उसके अकॉर्डिंग उसको उतनी एनर्जी डिसाइड है कि इतनी इसको लेना चाहिए अगर इसको स्वस्थ रहना है तो। लेकिन कुछ लोग सिर्फ पेट भर लेते हैं कि पेट भारी भारी लग रहा है, उतना कुछ नहीं, खाना नहीं मिला तो पानी पी के पेट भर लिया, पेट थोड़ा भारी लगेगा, भरा हुआ लग रहा है, मतलब कि हमने कुछ हमारे पेट के अंदर चला गया तो हम भूखे नहीं। लेकिन गरीबी के कारण से भूखे मरने की नौबत आ जाती है हमारी। तो भूखमरी की भी समाप्ति करना है। अगला टारगेट ये है, खाद्य सुरक्षा और पोषण एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। कैसे होगा ये, कि हम वेस्ट ना जाए, खाद्य सुरक्षा वेस्ट ना जाए। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि एक जिम्मेदारी भरा प्रोडक्शन होना चाहिए, वहां पे आपने फालतू फेंक दिया या उसको खराब तरीके से आपने आगे बढ़ा दिया, उस चीज से बचा जाए। या जो हम खाना बनाते हैं घर में भी, हमको 4 लोगों का बनाना था लेकिन हमने ज्यादा इतना बना लिया। कुछ लोगों की आदत होती है, उनके हाथ से कम बनता ही नहीं है। अब कम नहीं बनाया, ज्यादा बन भी गए तो क्या करेंगे, किसी को देने की आदत नहीं है कि नहीं भैया इसको उसको देना नहीं है, फेंक दिया, उठाया डस्टबिन में डाल दिया, उस चीज से भी बचना है। तो ऐसे करके हर तरह से खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करना है। पोषण एवं टिकाऊ, पोषण यानी जो हमने अभी बात करी है कि उतनी सारी चीजें हमारी इंक्लूड होना चाहिए हर एक व्यक्ति की पर डे की मील में। फिर टिकाऊ कृषि, टिकाऊ कृषि का मतलब क्या है, सारी चीजें बहुत जुड़ी हुई हैं आपकी एक दूसरे से। आप जितना शहरीकरण की तरफ जाएंगे, अभी आएगा आगे कि जितना शहर की तरफ भागेंगे, आप क्या कर रहे हैं, खेतों को काट काट के कंस्ट्रक्शन का काम आपने कर दिया, क्योंकि हर व्यक्ति को शहर में जाना है, शहर से बसना है। एक हमें जो हमको लग रहा है हम कहीं गांव में हमको थोड़ी जगह मिल जाए तो हम वहां जाके बस जाएं और सुकून से शांति से रहें, लेकिन सबको शहर की तरफ भागना है। तो क्या कर रहे हैं, कृषि की जगह खत्म करते जा रहे हैं। अब कृषि की जगह खत्म करके वहां पे आपने इंडस्ट्री डाल ली, इंडस्ट्री डाल ली तो क्या हो गया, वहां की जमीन आप चाहो तो भी कुछ नहीं उगा पाओगे। तो टिकाऊ कृषि की भाई ये लैंड सिर्फ खेती के लिए, किसानी के लिए है, इसमें हमको खाद्यान्न फसलों का उगाना या कृषि से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन आइटम है उनकी उत्पत्ति करनी है। तो उसके लिए ऐसी कुछ हमको कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी तब ये हो पाएगा, तो इसलिए इसको गोल में रखा गया है। फिर सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास सब है, खूब पैसा है, तब भी हम ये गारंटी नहीं है कि स्वास्थ्य को खरीद सकें, सुरक्षा को खरीद सकें, स्वस्थ जीवन को खरीद सकें। ये हमारे, इसके लिए हमको खुद थोड़ा सा कहना चाहिए उपक्रम करना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं और अपने वही कर्म संस्कारों को ऐसा रखना पड़ता है कि ये हेल्थ वेल्थ सब हमारे पास रहे। क्या करना पड़ेगा, हमको कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे यहाँ पे सभी आयु के लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे क्यों इन्होंने कहा है कि यहाँ पे रिलेटेड है हॉस्पिटल से, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बीमार तो हो जाएंगे सब, आज की डेट में कोई नहीं रहता ऐसा जिसको टेबलेट ना लेना पड़ी। जो योगा करते हैं, योग विद्या जानते हैं, उनको छोड़ दें, उनमें से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं। फिर समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। ये हिंदी में है तो जो इंग्लिश जिनको समझ में थोड़ी आती है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं लगे तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा। समावेशी और न्याय संगत, समावेशी का मतलब इंक्लूडेड, कि आप जैसे आजकल क्या कर दिया, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें जो अनिवार्य विषय होते हैं उसके साथ में योग को ऐच्छिक विषय के रूप में रख दिया कि हम
साथ साथ में योग शिक्षा भी देना चाहते हैं। जो इच्छुक हैं वो योग की शिक्षा ले सकते हैं। या डाइट एंड न्यूट्रिशन कहाँ पे समावेशित शिक्षा के रूप में दिया जा रहा है, जो बायोलॉजी वाले हैं वो अपना एक सब्जेक्ट के रूप में डाइट एंड न्यूट्रिशन को भी रख सकते हैं। तो ये जहाँ कोई चीज इंक्लूड करके हम एडवांस में ले सकते हैं उसको समावेशी शिक्षा या समावेशी वर्ड के रूप में हम जानते हैं। फिर न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा, मतलब कि भाई आप भेदभाव ना करें, गलत शिक्षा ना दें, क्वालिटी हो एक उस, आप बता रहे हैं कि भाई सूरज पूर्व से निकलता है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो सब जानते हैं, उसमें आप नहीं भी बताएंगे तो लोग जान लेंगे। शिक्षा ऐसी हो, चीज आप ऐसी बताओ जो नहीं पता है, आप ऐसा कौशल दो। आपने गाय चराना सिखा दिया, ये भी एक शिक्षा है, लेकिन आपने अगर उसको कार चलाने सिखा दिया तो कम से कम किसी का ड्राइवर बन के व्यक्ति अपनी आजीविका कंटिन्यू रख सकेगा। तो ये शिक्षकता की गुणवत्ता से मतलब है कि वो कैसी है और उपयोगी है या नहीं है आगे भविष्य में। सुनिश्चित करना कि डेफिनेटली मिले, ऐसा नहीं है कि भाई गुणवत्ता भी है, न्याय संगत भी है, समावेशी भी, लेकिन है ही नहीं है। अब कोई ऐसे इंटीरियर एरिया में रह रहा है कि वो पहुंच ही नहीं पा रहा है पढ़ने के लिए, या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि भेजते ही नहीं है बच्चों को कि घर छोटे भाई बहन को देखेंगे, ये स्कूल चला जाएगा और हम काम पे जाएंगे तो इसको कौन देखेगा बच्चे को। तो ऐसी वाली कंडीशनों से बचत हो, इसका ध्यान रखना है। अवसर मिले सबको सीखने के। नेक्स्ट, लैंगिक समानता पढ़ चुके हैं हम, महिला और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंध को सुनिश्चित करना, हर एक को अच्छा पानी मिले, साफ सुथरा मिले, ऐसा नहीं किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को गंदा मिल रहा है। सस्ते, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ बोलते हैं ना हम लोग, वैसी ऊर्जा की बात यहाँ पर हो रही है कि ऐसा नहीं भाई अच्छी है, बहुत गुणवत्तापूर्ण है, लेकिन महंगी इतनी है कि जिसके पास पैसा है, करोड़पति है, वही व्यक्ति ले पाएगा, टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग, और जो गरीब लोग हैं वो नहीं ले सकते। आप अंधेरे में बैठो, कोई आपको जरूरत नहीं है ऊर्जा की, क्या करना है, फिर उनके बच्चे भी क्या पढ़ेंगे। उसके बाद सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत और आर्थिक विकासपूर्ण, उत्पादक, रोजगार परक, रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। कुल मिला के यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो रही है। अच्छा विकास करना है, आर्थिक विकास करना है तो प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, लोगों को रोजगार अच्छा मिलना चाहिए, बेहतर कार्य होना चाहिए कि ऐसा नहीं आप ऑफिस में जाके और आप सो रहे हैं बस। पढ़ाने की आपकी है, आप टीचर हैं तो बच्चे नहीं आए हैं, आप ऑफिस में सो रहे हैं, आप कुछ और अच्छा कर सकते हैं, आप किसी चीज पे रिसर्च कर सकते हैं वहां बैठकर किताबों के साथ में। तो ये सारी चीजें हैं। फिर लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा। नेक्स्ट, देशों के मध्य और देश के भीतर असमानता को कम करना। इंटर कंट्रीज जो असमानता है कि कोई देश बहुत ही पिछड़ा हुआ है, कोई देश बहुत ही ज्यादा संपन्न है, उस अंतर को मिटाना, और देश के भीतर भी कोई एक स्टेट बहुत ज्यादा डेवलप है, कोई एक स्टेट बहुत पिछड़ा हुआ है, उस अंतर को खत्म करना। फिर सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। अब यहाँ पे इसका आपको लग रहा होगा टिकाऊ शहर क्या होता है। टिकाऊ शहर से मतलब ये है कि भाई कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे भूस्खलन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, नदियों की बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है बार बार, तो वहां क्या शहर टिक पाएंगे? शहर कैसे बनेगा? शहर कंस्ट्रक्शन होगा, घर बनेंगे, उसके अंदर लोग रहेंगे तो शहर होगा। अगर कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पा रहा है, लोग रह नहीं पा रहे हैं, तो कैसा होगा? तो ऐसे वाले घर बनाए जाएं कि जो ऐसी वाली समस्याओं से बचे रहें, या ऐसी जगह पर बनाए ही ना जाएं, ऐसे स्थान पर बनाए जाए जहां इस तरह की प्रॉब्लम्स ना रहती हूँ, तब वो कहलाएंगे टिकाऊ शहर। टिकाऊ का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, मजबूत। मानव बस्तियों का निर्माण, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना,
स्थायी खपत मतलब पता होना चाहिए कि भाई हम इतना कंज्यूम होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को उत्पादन करना है। जो स्टार्टिंग में अपन ने वहां समझी थी बात, वही है यहाँ पर कि जैसी जरूरत हो वैसी ही हमको उपलब्धता करानी है। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। परिवर्तन जो हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, अब उनके लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बात की जाए। स्थायी धारणीय विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। बस ये इनको कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास ओवर करते हैं ना, टाइम हो गया है। फिर सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली स्थलीय पारिस्थितिकी मतलब होता है इकोलॉजी, और इकोलॉजी का मतलब होता है जो जहां पर है ना। ऐसे तो हमने देख लिया कि पूरा पर्यावरण, हर चीज पर्यावरण में आती है, लेकिन समझने की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से क्या कर लिया जाता है, क्लासिफिकेशन कर लिया जाता है। एक जैसी चीजों को अलग ग्रुप में, अलग क्लास में रख दिया जाता है। जैसे समुद्र के अंदर जितने लोग रह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, समुद्र की पारिस्थितिकी या समुद्र का इकोलॉजी हो जाएगी, इकोसिस्टम हो जाएगा। वहां जितने वो समुद्र वाले, अर्थ पर मतलब ऊपर जो लैंड पर है उनका एक हो जाएगा। फिर वायु में यानी एयर में जितने, उनका एक हो जाएगा। इनके अंदर भी अलग अलग, जैसे गोदरेज होती है, गोदरेज के अंदर पूरी गोदरेज 2 दरवाजों से बंद रहती है। उसको जब खोलते हैं उसके अंदर फिर हमको सेक्शंस मिलते हैं। एक बड़ा सेक्शन मिलेगा, फिर उसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, और उस पार्ट के अंदर भी कुछ, अगर 2 पार्ट है तो ऐसे एक ही चीज कई हिस्सों में बट जाती है। अब जो समुद्र वाला है उसके अंदर भी कैसे बन जाएगा, कुछ पेड़ पौधों का बन जाएगा एक समूह, कुछ जीव जंतुओं का बन जाएगा। इधर पे भी, लैंड पे भी क्या हो जाएगा, तालाब का एक बन गया, कुएं का अलग बन गया, जंगल का, बड़े पेड़ों का अलग बन गया, पौधों का, घास के मैदानों को अलग बन गया। तो ये इकोसिस्टम, इकोलॉजी ऐसे अलग अलग हो जाती है। फिर इकोलॉजी प्रणालियों के बारे में बात करना, सुरक्षित जंगलों, भूमि प्रदूषणों और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। नेक्स्ट, धारणीय विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। धारणीय विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना। मतलब क्या है इसका कि भागीदारी को पुनर्जीवित, यानी आपने ऐसा नहीं कि रिन्यू करते जा रहे हैं, जो होता है ना कि इस में इतने देश हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, या हमने 1 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। या सबसे सरल एग्जांपल है, हम कहीं किराए के मकान में रह रहे हैं तो आजकल होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं 1 महीने का, 6 महीने का किराएनामा बनता है, तो उसको रिन्यू कर लिया। हम वहीं रह रहे हैं तो हमने फिर उसको रिन्यू कर लिया। तो ऐसा है कि ये जो विकास के हमने लक्ष्य रखे हैं, इनको सिर्फ रिन्यू ना करते चले जाएं, बल्कि एग्जीक्यूट कितने हो रहे हैं, उसके एग्जीक्यूशन के लिए कौन कौन से हमको साधन चाहिए, कौन से उपकरण चाहिए, क्या क्या हमको तकनीकों का उपयोग करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या नियम बनाने हैं, उन सब को मजबूत बनाना, उन सब पर ज्यादा फोकस करना, उसको एक लक्ष्य के रूप में यहाँ रखा गया है। चलिए, आज का हमारा ये टॉपिक हम यहीं पर ओवर करते हैं।